नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी जीडीसी 2017 के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। आते हैं आज के पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्रोचे, इलियट, अरस्तु, रिचर्ड्स। यह जो विचार है वह टी.एस. इलियट का है। टी.एस. इलियट टी.एस. इलियट के संबंध में यह वाक्य है। इनकी एक और महत्वपूर्ण कथन है, आलोचना जो है, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। ये दो कथन बार बार पूछ लिया जाता है। इलियट का कथन, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, यह किसने कहा? इलियट। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है, यह किसने कहा? टी.एस. इलियट। ये नई समीक्षा में आते हैं। नई समीक्षा आंदोलन, नई समीक्षा आंदोलन से जुड़े हैं और इनकी एक पत्रिका है डी क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका संपादन ये करते थे। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अमी झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अमी झरत चहुओर सो नयन ताप हर लेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही हेत। रूपक, उपमा, प्रतीप। ये प्रतीप है। उपमा का जस्ट उल्टा होता है इसमें। और इसमें प्रतीप अलंकार में क्या होता है? उपमान को उपमेय के समान, उपमान को उपमेय के समान दिखाया जाता है। ये साम्यमूलक अर्थालंकार है। प्रतीप किस तरह का है? साम्यमूलक अर्थालंकार है। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कोट का चयन करिए। आइए, रिचर्ड्स, अरस्तु, टी.एस. इलियट, कॉलरिज। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा निर्व्यक्तिकता, परंपरा वस्तुनिष्ठ समीकरण। वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्व्यक्तिकता, परंपरा, वस्तुनिष्ठ समीकरण टी.एस. इलियट का है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण, त्रासदी और संकलन त्रय। 3 अरस्तु का। रिचर्ड्स का जो है मूल्य सिद्धांत, है और संप्रेषण सिद्धांत है। इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 का 4 किस में है? 2 में है। अरस्तु का अनुकरण बी का 1 2 में है, तो ए का 4 बी का 1, पहला ऑप्शन सही हो गया। सी का 2, 3 का डी का 3, इसका पहला उत्तर सही। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। इतिहास लेखन परंपरा की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखते हैं गार्सा दत्तासी फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। ये 2 भाग में लिखते हैं इतिहास ग्रंथ, 2 भाग में। पहला भाग आता है 1839 में आता है पहला भाग, और दूसरा भाग जो है इसका 1847 में है। 1847
कवियों का वर्णन जो है वर्ण क्रम अनुसार देते हैं, वर्णानुक्रम। कवियों का वर्णन कवि वर्णन वर्ण के अनुसार है। और इनके पुस्तक का नाम है इस्तवार दल्ला लेतेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दल्ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इनके इतिहास ग्रंथ का ये नाम है गारछा तासी के। और इसका जो अनुवाद है, अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल जी का कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो शुक्ल जी का यह कथन जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में वो भी कहते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और प्रथम महाकवि मानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को महाकवि मानते हैं, प्रथम महाकवि भी मानते हैं, इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस रचना में करवक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? करवक शैली का क्या मतलब होता है? इसका होता है चौपाई के बाद दोहा। यह सामान्य शब्द में, वैसे जो पधरिया जो छंद था आदिकाल में, उसमें 8 पंक्ति के बाद, 8 पंक्ति बाद धत्ता देना ही करवक शैली है। और इसका जो है एक किस रचना में प्रयोग नहीं हुआ है? तो जम्मू साहू में हुआ है, पौमचेरियू में भी हुआ है, पाहुर दोहा में नहीं हुआ है, महापुराण में भी हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा पाहुर दोहा। करवक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें 8 पंक्ति के बाद धत्ता दिया जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा। संध्या भाषा किसको कहा जाता है? सिद्धनाथ साहित्य सूफी कवि सिद्धों की भाषा को कहा जाता है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और सरापा जो है सबसे पुराने सिद्ध, सरापा सबसे पुराने। आते हैं अगले सवाल पर। इसे याद रखेंगे, संध्या भाषा सिद्धों की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल शगुनधारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, वह सहृदय भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर साहित्य रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। इस यहाँ से 2 पंक्ति को तोड़कर भी पूछ लिया जाता है। इस पंक्ति को लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये तो तय है, लेकिन किस कवि के बारे में कहा है? तो गंग भिखारी दास केशव दास के बारे में कहा है। इनकी रामचंद्रिका काफ़ी चर्चित है, जिस पे ये मुक्तक में है। इसी पे आरोप लगा कि ये प्रबंध काव्य नहीं बना पाए और प्रबंध तत्वों की जो है इसमें कमी है, शुक्ल जी मानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बार बार पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। और यह कब आई? 1888 में प्रकाशित है। इसमें 11 अध्याय में विभाजित है और इसमें 952 कवियों का जिक्र है। इसे ध्यान रखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में प्रकाशित इतिहास ग्रंथ को 11 अध्याय में बांटा, 952 कवियों का वर्णन किया है। अगले सवाल पर आते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बार बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, भागीरथ मिश्र। राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में प्रकाशित है और इसमें आदिकाल का जो नाम है संधि काल, फिर चारण काल। इनके इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक आदिकाल और भक्तिकाल का ही जिक्र है। इसके बाद वे किताब को लिख नहीं पाए। आदिकाल और भक्तिकाल का ही जिक्र है आलोचनात्मक इतिहास में। और इसे याद रखेंगे कि इन्होंने आदिकाल में चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था, किंतु इन्होंने चारण काल से पहले आदिकाल में संधि काल को जोड़ दिया और स्वयंभू को पहला कवि माना। इसे ध्यान रखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।